नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला, थोड़ी ही देर मनीष सिसोदिया का मेडिकल होगा। सीबीआई अदालत से 14 दिन की मिल सकती है रिमांड। डॉक्टर्स की टीम सीबीआई मुख्यालय में ही सिसोदिया का मेडिकल करेगी। सुरक्षा कारणों से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दोपहर 1 बजे के करीब सिसोदिया की सीबीआई कोर्ट में पेशी होगी। आप गिरफ्तारी के खिलाफ आज उतरेगी सड़क पर। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अभी तक जो कुछ हो रहा है, इस बड़े मामले में जो भी बड़ी अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज महाप्रदर्शन होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा आम आदमी पार्टी का। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने कल लंबी पूछताछ, करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। और आज मनीष सिसोदिया की जो पेशी है वो कोर्ट में होगी। इससे पहले उनका मेडिकल कराया जाएगा। और इस वक्त हम सीबीआई मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। और यहाँ पे बैरिकेडिंग की संख्या आप देखिए किस तरीके से, इस पूरे रोड को एक तरीके से ब्लॉक किया गया है। आईडी कार्ड देखकर चुनिंदा लोगों को अंदर जाने की जो अनुमति है वो दी जा रही है। और पीछे आप देखेंगे तो पीछे भी जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का मेडिकल परीक्षण जो है वो कराया जाएगा। और यही वो अगर हम बात करें तो सीबीआई का मुख्यालय है। और कल लंबी पूछताछ चली है। सीबीआई के सूत्रों की माने तो यही कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से कई जो पूछताछ है कई बार हुई है। और कई सवालों के जो जवाब हैं वो मनीष सिसोदिया इस दौरान नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो रिमांड भी मांगने की जो कोशिश है वो आज सीबीआई कोर्ट में करेंगे। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट अपना क्या कुछ फैसला देता है। राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सिलसिलेवार तरीके से जो कुछ भी हो रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला, और थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया का मेडिकल होगा। सुरक्षा कारणों के चलते हमारे साथ पीयूष तिवारी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता लाइव बने हुए हैं। पीयूष, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले तो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, पहले ही अरविंद केजरीवाल कह देते हैं कि आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने वाली है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। इस पूरे मामले में तमाम बड़ी अपडेट्स बताएं। देखिए, अगर हम बात करते इस वक्त हम सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब दिल्ली के डिप्टी सीएम, जो कि अभी सीबीआई के कस्टडी में हैं, उन्हें कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। लंबी पूछताछ हुई, करीब 8 घंटे तक की पूछताछ चली। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर में मेडिकल परीक्षण होगा, या संभवतः ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनका परीक्षण हो चुका है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर सीबीआई मुख्यालय के अंदर से किसी भी तरीके से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है चूंकि जब भी किसी को पुलिस या सीबीआई या कोई सुरक्षा एजेंसी गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर जो मेडिकल परीक्षण है उस व्यक्ति का कराना होता है। और यही कारण है कि या तो उनका परीक्षण हो चुका है या थोड़ी देर में उनका परीक्षण होगा। लेकिन इस वक्त हम सीबीआई मुख्यालय पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखा दें किस तरीके से यहाँ पे जो हलचल है वो बढ़ी हुई है। दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों की तैनाती की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। और लिमिटेड लोगों को यहाँ से जाने की अनुमति है। यानी कि जो लोग यहाँ पे पास दिखा रहे हैं, जिन लोगों के पास उनका आईडी कार्ड है, उनको जाने की अनुमति है। और यहाँ पे सुरक्षा बल के भी जवान आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लगातार जो अधिकारी हैं उनके भी आने जाने का जो सिलसिला है अभी भी चल रहा है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये ऐलान किया है कि वो आज काला दिवस मनाएंगे। और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से तमाम जो फोर्सेस के जवान हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, चूँकि आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि
मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के खिलाफ आज देश के अलग अलग इलाकों में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कि दिल्ली में उनका मुख्यालय है, वहां पे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन हो रहा है होगा जो मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। काला दिवस मनाया जाएगा और यही कारण है कि चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। चाहे सीबीआई मुख्यालय की बात करें, आम आदमी पार्टी मुख्यालय की बात करें या बीजेपी मुख्यालय की बात करें, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से कल लंबी पूछताछ चली है उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और आज करीब 1 बजे के बाद उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और निश्चित रूप से जो सीबीआई है वो रिमांड मांगेगी करीब 14 दिन की, ताकि और भी पूछताछ विस्तृत तरीके से किया जा सके। लेकिन सीबीआई के जो सोर्सेज बताते हैं वो कल पूछताछ हुई है उस पर ये निकलकर कहीं ना कहीं सामने आया है कि मनीष सिसोदिया को कई सबूत दिखाए गए डिजिटल तौर पे, फोन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अगर हम बात करें तो यही कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया सवालों के जवाब नहीं दे पाए और यही कारण है कि मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित रूप से एक लंबी प्रक्रिया चली। आप देखिए जिस तरीके से जब नई शराब नीति लागू होती है, कई तरीके के आरोप लगते हैं, जिन लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, जिन कंपनियों को, उनको ठेके देने का आरोप लगता है और जिस तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप जो है मनीष सिसोदिया पर लगता है, उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है। कई बार बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ सीबीआई पहुंचती है, बैंक लॉकर तक को खंगाला जाता है मनीष सिसोदिया के। उसके बाद कई स्टेटमेंट लगातार आते रहे हैं। ऐसे में कल की अगर हम बात करें तो कल का भी प्रकरण आपने देखा किस तरीके से जब मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय के लिए निकले तो वो सबसे पहले बापू की समाधि पर गए और वहाँ ने महात्मा गांधी को वहाँ पे उन्होंने नमन किया। उसके बाद जिस तरीके के मनीष सिसोदिया के बयान आए, उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं, हमारे परिवार का ख्याल देश की जनता रखेगी, दिल्ली की जनता रखेगी और आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर जिम्मेवारी है हमारे परिवार को ख्याल रखने का कि अगर मैं जेल जाता तो। आशंकाएं पहले ही कहीं ना कहीं जता दी गई थी। चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने भी ये आशंका जताई थी कि रविवार तक मनीष सिसोदिया को शायद गिरफ्तार कर लिया जाए और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी जब सीबीआई मुख्यालय वो पहुंच रहे थे तो उन्होंने भी आशंकाएं जताई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम भगत सिंह के अनुयायी हैं और हम किसी भी तरीके से डरेंगे नहीं। हमने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बेहतर किया है और ये बात जो है वो केंद्र सरकार पचा नहीं पा रही है। इस तरीके के तमाम जो बयान है वो आम आदमी पार्टी की ओर से आए। हालांकि कल देर रात जब गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस बात को लेकर हमलावर रही, कांग्रेस पार्टी भी हमलावर रही और निश्चित रूप से कल लंबी पूछताछ चली, करीब 8 घंटे तक पूछताछ चली है और हर बिंदु पर, हर उस पहलू पर पूछताछ हुई है कि किस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम का आखिर उसमें क्या कुछ रोल रहा है। क्योंकि पहली बार जब सीबीआई ने केस दर्ज किया था तो उसमें पहले मुख्य तौर पर उन्हें आरोपी बनाया गया था। हालांकि जो मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट थी उसमें किस तरीके से तमाम अलग अलग बिंदु रखे गए थे और मनीष दिल्ली के डिप्टी सीएम पर तमाम तरीके के आरोप कहीं ना कहीं लगाए गए थे। उसके बाद लगातार जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, लगातार पूछताछ हुई, कई बार कई आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी पूछताछ हुई, इसके अलावा अन्य लोगों से भी जिन लोगों पर ये आरोप थे उनसे पूछताछ हुई। तो निश्चित रूप से आज की अगर हम बात करें तो आज भी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आक्रामक रूप में नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी मुख्यालय में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सीबीआई मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे साथ साथ अब आम आदमी पार्टी को अन्य पार्टियों का भी साथ मिलते हुए नजर आ रहा है, टीएमसी का साथ मिलते हुए नजर आ रहा है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मिलकर के केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि ये जो जांच एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रही हैं ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। केंद्र सरकार विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी बड़े नेता पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, जब भी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां इस तरीके की कार्रवाई करती हैं उसके बाद विपक्ष के तमाम तरीके के एक ही रटाया बयान आता है कि जो केंद्र सरकार है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है, वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और इस प्रकरण में भी पूरी तरीके से यही हुआ है कि जब दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई द्वारा, उसके बाद लगातार कई नेताओं का बयान आए कि सरकार जो है वो सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और यही कारण है कि इस तरीके के तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सोर्सेस यही बताते हैं कि सीबीआई चूंकि लगातार इस मामले पर नजर बनाए
बनाए हुए थी और हर उस बिंदु पर सीबीआई ने जांच की, पड़ताल की। उसके बाद कहीं ना कहीं पुख्ता आधार पर मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि मनीष सिसोदिया ने किसी कारणवश एक हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे और वक्त चाहिए और पिछली बार वो नहीं आ पाए। इसके बाद उन्हें कल बुलाया गया और वो कल पहुंचे और जिस तरीके से पूरा एक तरीके से आप सड़क पर देखिए, आम आदमी पार्टी मुख्यालय से लेकर सीबीआई दफ्तर तक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन किया, धरने पर बैठ के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भी बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही है, वो भी आक्रामक रूप में नजर आ रही है। लगातार बयानबाजी हो रही है, आम आदमी पार्टी लगातार सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भी लगातार ट्वीट कर रही है और कह रही है कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने दिल्ली में शिक्षा मॉडल को बेहतर किया। और आप साफ तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्रवाई चल रही है वो जब गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए थे उस पर भी किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चली थी और दिल्ली के डिप्टी सीएम पर तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने उस दौरान भी लगाए थे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कल लंबी पूछताछ हुई है और पूछताछ में कई सवालों के जवाब जो है वो दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं दे पाए हैं और जो कई डिजिटल गैजेट्स हैं उनकी भी फॉरेंसिक कहीं ना कहीं जांच कराई जाएगी कि आखिर मनीष सिसोदिया किससे बात करते थे, इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ चैट्स उनकी है। इन सब तमाम बिंदुओं पर भी कहीं ना कहीं सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद एक पुख्ता आधार बनाया जाएगा और पुख्ता आधार कहीं ना कहीं सीबीआई के पास है। यही कारण है कि कल उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और जब कोर्ट में पेशी होगी तो देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ कहता है। ठीक है पीयूष, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। आगे बढ़ रहे हैं लखनऊ से, अगली बड़ी खबर आपको बता दें। विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन है। सत्र में आज भी विपक्ष का हंगामा हो सकता है। आज नेता विरोधी दल का बजट को लेकर के भाषण है और नेता सदन भाषण के बाद आज नेता विपक्ष जवाब देंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज नेता विरोधी दल का बजट को लेकर के भाषण है। बजट को लेकर के क्या कुछ कहेंगे नेता विरोधी दल, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से विपक्ष कटाक्ष करेगा इस बजट पर। और पहले ही जिस दिन बजट पेश किया गया था उस दिन से ही समाजवादी पार्टी इस बजट को दिशाहीन बता रही है, लेकिन सत्र में आज विपक्ष बजट को लेकर के क्या कहता है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। तो आज नेता विरोधी दल का बजट को लेकर के भाषण है। नेता सदन भाषण के बाद आज नेता विपक्ष जवाब देंगे। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए एसके वाजपेयी लाइव बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, आज का सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने बजट पेश किया और आज उसी पर भाषण है नेता विरोधी दल का। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 7वां दिन है और विभिन्न चीजों को लेकर आज भी चर्चा होनी है। हालांकि करीब 3 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जिनके सवाल आज विधानसभा में लगे हुए हैं, उनको अपनी बात रखने का सदन में मौका दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका भी संबोधन आज विधानसभा में होना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो कि नेता सदन है उनकी तरफ से यूपी के बजट को लेकर, साथ ही साथ यूपी के विभिन्न उन व्यवस्थाओं को लेकर जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, उस पर जवाब अभी एक दिन पहले ही दिया गया था। तो आज नेता प्रतिपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्या उनकी अपनी आपत्तियां हैं, क्या सुझाव हैं, उनको लेकर अपनी बात रखेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई ऐसे नियमावली संशोधन विधेयक भी हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है और अगर हम 1-1.5 साल की बात करें तो अब तक का सबसे लंबा सत्र है। हालांकि जब से यह सत्र शुरू हुआ है लगातार विपक्ष प्रतिदिन हंगामा कर रहा है और आज भी हंगामा होने के आसार हैं। अब देखना यह है कि जब नेता प्रतिपक्ष अपनी पार्टी की तरफ से अपना संबोधन देते हैं तो किस तरीके की चीजें आज वो रखते हैं, जब इसके पहले नेता सदन खुद सभी विषयों पर डिटेल्ड जवाब दे चुके हैं। तो किस तरीके के सवाल वो खड़े करते हैं, किन चीजों को लेकर वो अपनी बात रखते हैं। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधायक हैं उनके क्षेत्रों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं, साथ ही साथ जो उनके अपने सवाल हैं वो भी आज सदन में रखे जाएंगे, जिसमें सदन की कार्यवाही आगे
आगे बढ़ाई जाएगी। तो ये देखना खासा महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक की जो आशंका है कि आज भी सदन में विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने भी जब शनिवार को सत्र चल रहा था उस दौरान प्रयागराज के मामले को लेकर मामले पर चर्चा कराने की मांग की थी, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा था कि यह चर्चा अगले दिन कराई जा सकती है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि यह चर्चा सोमवार को समय दिया जाए। तो अगर आज प्रयागराज के मामले को लेकर सदन में चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। जी ठीक है, इसके वाजपेयी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे बढ़ रहे हैं प्रयागराज से अगली बड़ी खबर, सपा नेता आजम खान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा नेता आजम खान की अब मुश्किलें बढ़ेंगी। जमानत निरस्त करने वाली याचिका पर आज सुनवाई है। राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई है अर्जी और आजम खान को 13 मुकदमों में जमानत मिल सकती है। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमानत निरस्त करने वाली याचिका पर सुनवाई। राज्य सरकार की ओर से दाखिल की गई है अर्जी और आजम खान को 13 मुकदमों में जमानत मिली है और इसी जमानत को रद्द करवाने के लिए राज्य सरकार ने अर्जी लगाई है। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई होगी। जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी। तो राज्य सरकार ने याचिका लगाई है और आजम खान को जो जमानत मिली है उस पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका लगाई है। जमानत निरस्त करने वाली याचिका पर आज सुनवाई है और आज आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। तो आजम खान को 13 मुकदमों में जमानत मिली है। इसी को लेकर के अर्जी लगाई गई है। क्या कोर्ट का फैसला होगा? राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अर्जी पर क्या दोबारा से विचार किया जाएगा और क्या आजम खान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ये बड़ा सवाल। विवेक पांडे बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। विवेक पांडे, राज्य सरकार की ओर से अर्जी लगाई गई है आजम खान की जमानत को रद्द करने के लिए। कितनी संभावनाएं हैं कि आजम खान की जमानत रद्द हो सकती है? जी बिल्कुल, इस तरीके से लगातार ये केस चला आ रहा है और आज आजम खान की निरस्तीकरण वाली याचिका है, आज इस पर सुनवाई होनी है। राज्य सरकार से दाखिल की गई थी याचिका और कोर्ट ने सभी मामले में जो आजम खान है उनको उसकी जमानत दे दी है, लेकिन अभी इस मामले की सुनवाई अभी होनी बाकी है और लगभग दोपहर 2 से 3 बजे तक वक्त है, लगभग फैसला आएगा। ये पता चलता है कि जो जमानत हुई कि नहीं हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। नोएडा से अगली खबर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अस्पताल में भर्ती हुए हैं। शिव प्रताप शुक्ला कैलाश अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सेक्टर 27 स्थित कैलाश हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, शिव प्रताप शुक्ला कैलाश अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। सेक्टर 27 स्थित कैलाश हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिमाचल के राज्यपाल जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सीने में दर्द के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिव प्रताप शुक्ला कैलाश अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सेक्टर 27 स्थित कैलाश हॉस्पिटल में शिव प्रताप शुक्ला का इलाज चल रहा है और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिव प्रताप शुक्ला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए नोएडा से। निशांत, शिव प्रताप शुक्ला जो कि हिमाचल के राज्यपाल हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी क्या ताज़ा अपडेट है? देखिए, हालत सीरियस बताई जा रही है। हालांकि कई
डॉक्टरों की टीमें लगी हुई हैं। नोएडा के अस्पताल में एक भर्ती हैं, जो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, कहीं ना डॉक्टरों की टीमें लगी हुई हैं। हालांकि सूचना यह भी मिल रही है कि कई टीमें बाहर से भी आई हैं जो लगातार इलाज में लगी हुई हैं, लेकिन अभी कोई किसी तरीके का अपडेट या सुधार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन टीमें डॉक्टरों की लगी हुई हैं और लगातार जो बड़े डॉक्टर हैं वो उपचार के लिए लगे हुए हैं। ठीक है निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मथुरा से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रहकर बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना में 3 यात्रियों की मौत हो गई है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्री दुर्घटना में घायल हुए हैं। कई सवारियां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की गई है संवेदना। दुर्घटना में घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कई सवारियां गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में जिन्हें भर्ती कराया गया है। महेश सिंह ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर मथुरा से। महेश सिंह, कैसे हुआ ये पूरा हादसा, बताएं। देखिए, हम आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेस पे जो गाड़ी आ रही थी वो डिवाइडर से टकरा करके टकराई, जिससे कि गाड़ी में जो यात्री थे उस पर 3 यात्रियों की मौके पर मृत्यु हो गई। लगभग 1 दर्जन के आसपास यात्री घायल हुए हैं। ये गाड़ी दिल्ली से बिहार के लिए जा रही थी। मौके पर जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, जिले के आला अधिकारी, मथुरा के जिला अधिकारी पुलिस खड़े हों या मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडे हो, तत्काल वहां पर पहुंचे और जो यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज वहां पर चल रहा है। बाकी जो शेष यात्री थे वो सुरक्षित हैं, लेकिन 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं और 3 यात्रियों की जो कि मौके पर ही मौत हो गई है, जो कि जिलाधिकारी प्रदीप ने कहा कि बहुत ही दुखद है और जो भी आगे इसमें कैसे दुर्घटना हुई इसकी जानकारी बताई जा रही है। महेश, काफी बड़ा है हादसा बताया जा रहा है, क्योंकि 12 से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या स्थिति है? देखिए, हम आपको बता दें, यमुना एक्सप्रेस पे आए दिन हमेशा कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं और कई बार इन हादसों पे आज तक कोई रोक ना लग सकी है। उनका कारणों का भी नहीं पता चल यहाँ का प्रशासन कर पाया है, लेकिन कारणों के हादसे होते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो सामान्य है और जो हादसे होते हैं और कई बार हादसे होते हैं जिनमें कई लोगों की मृत्यु, कई बार 5 लोग मृत्यु हो गई, कई बार 6 लोग, कभी 2 लोगों की मृत्यु। अक्सर महीने 2 महीने में ये मृत्यु होती है। डिवाइडर से गाड़ियां, या तो यात्री कोई नींद में होता है, रात को गाड़ी चला रहा होता है, नींद के कारण डिवाइडर पे अचानक गाड़ी चढ़ती है, जिसके कारण गाड़ी पलटती है और ऐसे घटनाएं हो जाती है। महेश, इसके अलावा एक बड़ा रीजन ये भी है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उन पर भी नजर रखने वाला कोई नहीं है। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए यमुना पे, तो जो यहाँ पर नजर रखने वाले लोग हैं उनकी ये लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि ये लापरवाही सामने आती कि नजर रखें कि गाड़ी किस स्पीड में चल रही है, या कोई यात्री जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो नशे में चला रहा है, क्योंकि चेकिंग भी नहीं होती है। और इस बात आप देखिए, घटनाएं ऐसी होती है कि सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे 3 से 4 बजे का समय होता है, उस समय होती है, तो कई कारण इस तरह के निकल के आते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, तो उसको नींद का एक धोखा आता है, जिसके कारण कई बार गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, जो गाड़ी टकरा जाती है। और शायद ऐसी ही घटना भी जो निकल के आएगी, अभी इसमें जांच निकल के आएगी, तो इसमें भी यही बताया जाएगा कि गाड़ी का ड्राइवर जो था नींद के कारण सो गया था और गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण गाड़ी पलट गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इन चीजों को ध्यान नहीं देता है कि जो गाड़ी ड्राइव करते हैं, गाड़ी किस स्पीड में चला रहे हैं या गाड़ी नशे में चला रहे हैं, इन पर कोई भी कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।